माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। हम आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पहला पार्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, हमने पिछली क्लास में कक्षा 9th में पढ़ा था कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इस तरह से भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक उसमें परिवर्तन होगा, भौतिक अवस्थाओं में रंग है, आकार है, अवस्था है, इस तरह से। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उस रासायनिक परिवर्तन में कुछ स्थायी बदलाव होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हमारे आसपास हम देखें तो दूध से दही बन रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है। किसी भी वस्तु को हम जला रहे हैं तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारी किताब में स्टार्ट किया गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को। तो सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में एक पदार्थ, एक वस्तु ली गई है, जो वस्तु है मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया है? मैग्नीशियम रिबन। यानी किताब में ये कहा है कि मैग्नीशियम एक रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन का मतलब है मैग्नीशियम का फीता लिया है और वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया गया है। तो किसका निर्माण हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये सफ़ेद रंग का मतलब हम ये कह सकते हैं सफ़ेद रंग की राख प्राप्त होती है उसको जलाने से। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसका रंग सफ़ेद है। तो ये जो है ये परिवर्तन हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिएगा, हमारी जो नोटबुक है वो ये कहती है कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है में प्रेक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया यदि कोई होगी तो उसमें क्या क्या प्रेक्षण होंगे। तो सबसे पहले रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, निकलना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिएगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा और साथ में तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो हमें ये याद रखना है, कक्षा 9th में भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो मैग्नीशियम जब रिबन ने उसको जलाया है तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ। पहले मैग्नीशियम रिबन था, वो फीता के रूप में, कपड़ा के रूप में था, उसको जब जलाया तो वो सफ़ेद रंग का धुआं प्राप्त हुआ, सफ़ेद रंग की राख प्राप्त हुई। तो इस तरह से अब देखो, अवस्था में गैस का, जब हम इसको जलाएंगे तो कुछ जो गैसें होती हैं, हम कोई भी लकड़ी जलाते हैं तो गैस का, और हमारे जो हम श्वसन क्रिया करते हैं तो भी कुछ गैस छोड़ते हैं, तो श्वसन क्रिया है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिएगा रासायनिक समीकरण, मैं बता रहा हूँ आपको रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उस रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन हुआ है उसे मैं यदि हिंदी में लिख दूं, इस तरह से लिखूं कि इसको, जैसे मैग्नीशियम है, रिबन है, इसी तरह से मैं यदि लिखूं कि कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो CO2 का निर्माण होगा, रासायनिक समीकरण। अब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ये भी, जैसे हम इसे एक कार्बन है, जैसे मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को Mg लिखूं प्लस ऑक्सीजन को O2 और MgO। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को, जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसको, उसके प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के हिसाब से यदि हम उसे लिख देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है
और रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके प्रतीकों एवं उसके सूत्रों के हिसाब से यदि हम लिख दें तो वो क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण है हमारी इस किताब में, रासायनिक समीकरण है उसकी अवस्था, यानी रासायनिक जो समीकरण है उसको किस प्रकार से डिनोट किया है या फिर किस तरह से बताया गया है कि यदि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया है और उसका रासायनिक समीकरण हमने लिखा है, तो जैसे हमने लिख दिया H2 + O2 H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं H2 + O2 H2O, जल का निर्माण हुआ है। अब इसी तरह से हम रासायनिक समीकरण में जो हमारे दो पक्ष हो जाते हैं, जैसे C + O2 CO2, मैंने छोटे छोटे समीकरणों को लिया है आपको समझाने के लिए, Mg + O2 MgO। तो देखिएगा इसमें दो पक्ष बनते हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। तो इधर वाला जो पक्ष है वो तो मेरा हो गया RHS और ये हो गया LHS। तो LHS वाला जो भाग है उसको तो हम कहते हैं अभिकारक, और RHS वाला जो भाग है उसे कहते हैं उत्पाद। आप कक्षा 9th में भी ये पढ़ चुके हैं। और ये जो अभिकारक और उत्पाद होता है उनके मध्य में तीर का निशान होता है। अभिकारक और उत्पाद को अलग करने का जो वो है एरो, इसे तीर का निशान होता है। और ये अब देखिएगा, यदि एक से अधिक अभिकारक है तो उनके मध्य में प्लस लगाया जाता है, और एक से अधिक यदि उत्पाद हैं तो उनके मध्य में भी प्लस लगाया जाता है। तो इस तरह से अब हमारा जो रासायनिक, ये तो हमारे क्या हो गए, एक प्रकार से उस रासायनिक समीकरण का परिचय हो गया कि ये क्या होते हैं, यह क्या होते हैं। अब हमारे लिए जो नया टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण का संतुलन। देखो रासायनिक समीकरण का सबसे पहले तो हमारे लिए ये आना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों करते हैं या संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिएगा कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं कि डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब ने यह कहा था कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान में कमी आती है और ना ही द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। तो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है, संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। इसको संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, द्रव्य संरक्षण के नियम से। तो देखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9th में आपने पढ़ चुके थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान में ह्रास होता है। इस वजह से रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं देखिएगा। जैसे मैंने एक छोटा उदाहरण ये लिया Mg + O2 MgO, इस तरह से हुआ। मैग्नीशियम है, इधर एक है, इधर एक है, अर्थात में इनमें कौन कौन से, इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं, Mg और साथ में O, इधर भी ये दोनों ही हैं। अगर मैं ये कहूं अभिकारक, अभिकारक और इधर उत्पाद। अभिकारक जो है, अभिकारक में मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन जो है अभिकारक में दो हैं। और उत्पाद में यदि मैं मैग्नीशियम को कहूं तो ये क्या हो गया, एक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी एक है। तो इसमें कुछ डिफेक्ट है ऑक्सीजन में, तो मैं ऑक्सीजन को जब संतुलित करता हूं तो Mg के आगे यहाँ 2 लगा दूं। देखिएगा पूरे के, अब इधर जब मैंने 2 लगाया है तो ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। साथ में ही एक बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप कोई भी समीकरण संतुलित करते हो तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया करो। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया करो। अब देखो इसमें ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जो है उसमें 2 कर लिए और साथ में इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। अब मैग्नीशियम जो है इधर अपन के 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना रह गया, 1। तो हम मैग्नीशियम को 2 करने के लिए ये यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखिए ये जो मैंने किया है, ये मैंने किया है सिर्फ अनुमान से किया है। यह जो मैंने किया है ये सिर्फ अनुमान से किया है, अनुमान लगाया है। अब इसी तरह से मैं अन्य छोटी सी H2 + O2 अर्थात दूसरे ले लेता हूं, देखो C + O2 CO2 CO2, तो ये ऑटोमेटिक संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। C + O2 CO2 इसलिए संतुलित है, तो इसको कहेंगे हम संतुलित समीकरण।
इसको क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। इसको क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। इसको जो पहले था ये इस तरह से था Mg प्लस O2 MgO, ये क्या हो गया? असंतुलित। असंतुलित। ये कैसा हो गया? संतुलित। अब इसी तरह से मैंने जब इसको संतुलित किया है तो 2Mg प्लस O2 MgO, ये एक छोटी रासायनिक अभिक्रिया ले लिया मैंने और इसके आगे मैंने 2 लगा दिया। अब ये संतुलित हो गया, तो ये क्या हो गया? यह भी क्या हो गया? संतुलित। अब मैंने जब इसको संतुलित किया तो एक अनुमान लगाया कि भाई इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी मैं 2 कर देता हूं। फिर जब इधर मैंने 2 किया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इधर मैंने इसको मैग्नीशियम को 2 किया। तो इस तरह से यह विधि अनुमान विधि है। ये विधि क्या है? अनुमान विधि। और इस अनुमान विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। तो हमारे लिए प्रश्न कैसे आ सकता है? हमारे लिए जो प्रश्न है वो यहाँ से, यानी देखिएगा, ये कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं हम कि वो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हमारे लिए बात आती है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है। तो स्टार बना के लिख लो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल, और इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि को अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस तरह से हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित किया जाता है। इस तरह से संतुलित करते हैं। ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ में इस विधि, यानी ये कौन सी विधि है? तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखिएगा, मैं एक रासायनिक समीकरण अन्य ले लेता हूँ, एक अन्य रासायनिक समीकरण लेता हूँ और उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा किस तरह से, जैसे कि मैंने माना कि एक रासायनिक समीकरण लिख लिया, और वो रासायनिक समीकरण लिखा है मैंने कि रासायनिक समीकरण कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि Zn प्लस H2SO4 और साथ में Zn, वैसे Zn और उसके बाद Zn और SO4, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। देखिएगा, ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। इसमें अभिकारक जो है वह भी संख्या में 2 हैं, उत्पाद है वो भी संख्या में 2 हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इधर Zn, देखिएगा सबसे पहले मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, इधर भी ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। अभिकारक की तरफ अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन लिख लिया, इधर मेरा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, Zn लिख लिया, जिंक, और साथ में ही सल्फर लिख लिया। सल्फर भी कैसे भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, सल्फर H, Zn और S, और कोई देखो जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो देखिएगा इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर H2 2, इधर H2 2, Zn इधर 1, इधर Zn 1, इधर S है वो 1 है, और ये S इधर। तो देखिएगा इस समीकरण में मैंने देखा कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी थी कि जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर थी। तो द्रव्यमान है वो संरक्षण है, अर्थात संरक्षित का पालन हो रहा है। तो ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये ऑटोमेटिक ही संतुलित है, यानी पहले से ही संतुलित है। तो इसको संतुलित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें कुछ विशेषताएं अन्य भी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा था कि इधर वाला जो पक्ष है, LHS वाला पक्ष है, वो क्या होता है? अभिकारक होता है, और RHS वाला पक्ष जो होता है वो उत्पाद होता है। अब देखिएगा किस तरह से मैं ये भी कह सकता हूं